हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन्स थ्योरी। लास्ट लेक्चर में हमने क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन्स थ्योरी पढ़ा था। उसके अंदर हमारे पास कुछ लिमिटेशन थी, कुछ प्रॉपर्टीज़ को तो सेटिस्फाई करी थी, जैसे ओहम्स लॉ की वैलिडिटी, थर्मल कंडक्टिविटी मेटल की, या फिर ओपेसिटी थी जो मेटल्स की, उनको तो उसने एक्सप्लेन कर दिया था। लेकिन जो उसके ड्रॉबैक्स थे वो क्या क्या देखे थे हमने कि वो हीट कैपेसिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ससेप्टेबिलिटी थी, उसको भी ये जो थ्योरी थी, क्लासिकल थ्योरी थी, एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो इन क्लासिकल थ्योरी के ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए एक समरफील्ड नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने फ्री इलेक्ट्रॉन्स थ्योरी को इंट्रोड्यूस करवाया था 1928 में। समरफील्ड ने इलेक्ट्रॉन को एक क्वांटम पार्टिकल एज्यूम किया और ये बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ओबे कर रहे हैं पोलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को और फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स को। ये तो था इसका इंट्रोडक्शन कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी थी इस थ्योरी की। अब हम देखते हैं अजम्पशन ऑफ क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन्स थ्योरी। फर्स्ट अजम्पशंस क्या थी, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उस मेटल के अंदर वो एक डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होती हैं, उसके पास एक डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होती हैं। डिस्क्रीट एनर्जी लेवल का मतलब है कि जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड होती रहती हैं। फिर जो सेकंड अजम्पशन थी वो क्या थी, इलेक्ट्रॉन है वो ओबे कर रहे हैं पोलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को। इसका मतलब है कि एक एनर्जी स्टेट में दो या दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते। फिर थर्ड एजम्पशन ये थी, इंट्रैक्शन या जो रिपल्शन हो रही थी उस मेटल के अंदर वो भी हम नेग्लेक्ट करके चलेंगे। तो अकॉर्डिंग टू समरफील्ड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए क्रिस्टल इज पीरियोडिक। समरफील्ड ने बोला कि जो पोटेंशियल एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की किसी क्रिस्टल के अंदर वो पीरियोडिक है। पीरियोडिक होने का मतलब क्या है, वो क्वांटाइज्ड है। ये इसकी फर्स्ट अजम्पशन थी। फिर देखो इन्होंने जो समरफील्ड थे इन्होंने मॉडल दिया था, फिजिकल मॉडल फॉर मेटल। जैसे एक पोटेंशियल एनर्जी बॉक्स लिया, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो ये एनर्जी बॉक्स है इसकी जो डेप्थ है वो क्या है, वी नोट। शो ए फिजिकल मॉडल फॉर मेटल इन विच वी नोट रिप्रेजेंट द डेप्थ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बॉक्स। वी नोट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी जो बॉक्स है उसकी डेप्थ एट टेम्परेचर T इक्वल टू 0 केल्विन। टेम्परेचर अगर 0 केल्विन है तो हमारे पास जो फर्मी लेवल से नीचे लेवल्स होंगे, एनर्जी लेवल्स, वो क्या होंगे, फिल्ड होंगे, और जो ऊपर एनर्जी लेवल्स होंगे वो एम्प्टी होंगे। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है बॉक्स के अंदर उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी लेकिन पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी बॉक्स है इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन है, इसको बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी हमें देनी पड़ेगी उसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन, और वर्क फंक्शन को डिनोट करते हैं W से। अब इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये टोटल V नोट क्या है, डेप्थ। अगर मैं डेप्थ में से ये माइनस कर दूं तो ये हमारे पास क्या आएगा, वर्क फंक्शन। इस थ्योरी के अंदर ये हमने अजम्पशन की थी कि जो उस इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स हैं। अब हम डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स को शो करेंगे मैथमेटिकली। तो देखो, फ्री इलेक्ट्रॉन गैस इन वन डायमेंशन, इसकी हेल्प से, वन डायमेंशन बॉक्स की हेल्प से हम जो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी लेवल्स को डिस्क्रीट शो करेंगे। द पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स, द पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट इन पोटेंशियल एनर्जी बॉक्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस एनर्जी लेवल आर डिटरमाइन। जो पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट हैं इस पोटेंशियल बॉक्स के अंदर, या फिर हम बोलें कि जो इलेक्ट्रॉन है उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा एनर्जी लेवल्स के अंदर, तो वो हम किससे डिटरमाइन करेंगे, फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स से। लेट अस कंसीडर ए पार्टिकल ऑफ मास m। हमने कोई पार्टिकल कंसीडर किया है जिसका मास है m, वो मूव कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन में। जैसे ये आपने पार्टिकल कंसीडर किया है तो वो मूव कर रहा है x डायरेक्शन में। पार्टिकल इज कन्फाइंड टू मूव बिटवीन 0 लेस देन x लेस देन l।
जो पार्टिकल है उसको हमने कन्फाइन कर दिया। कन्फाइन करने का मतलब है कि उस पार्टिकल के ऊपर हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि वो पार्टिकल वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में ही मूव करेगा, वाई और जेड डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा। यहाँ पे हमने रिस्ट्रिक्शन क्या लगाई है कि जो पार्टिकल है वो एक्स डायरेक्शन में कहाँ कहाँ मूव करेगा, जहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 है और एल तक ये पार्टिकल है वो मूव करेगा। द पोटेंशियल फंक्शन विद इन द बॉक्स इज एज्यूम टू बी 0। और जो इस बॉक्स के अंदर पोटेंशियल एनर्जी है वो हमने एज्यूम की है कि 0 है, और जो बाउंड्री के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी है वो हमने इन्फिनिटी ली है। तो देखो वी एक्स इक्वल टू 0, 0 कब होगी, जब हमारा पार्टिकल है वो 0 और एल के बीच में हो, मतलब कि पार्टिकल है वो हमारा बॉक्स के अंदर है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है। अगर बाउंड्री कंडीशन भी ले रखी है हमने यहाँ पे कि अगर 0 भी है या 0 से कम है तब भी हमारे पास इन्फिनिटी होगी पोटेंशियल एनर्जी। अगर एल है, एल के ऊपर भी पोटेंशियल एनर्जी है, वो यहाँ पे भी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी होगी। अगर पार्टिकल एल से बड़ा है या फिर एल के इक्वल है तब भी हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इन्फिनिटी होगी। जब भी हम क्वांटम की कोई भी इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन का। होती है यहाँ पे हम यूज़ करेंगे टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन। तो वो क्या होती है, डी स्क्वेयर साई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m बाय एच कट का स्क्वेयर ई माइनस वी साई इक्वल टू 0। ये होती है हमारे पास स्क्रोडिंजर की टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। अब हमें पता है जो हम इस पार्टिकल को ले रहे हैं विद इन द बॉक्स, तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी, 0। तो यहाँ पे हमने पोटेंशियल एनर्जी क्या की, 0 पुट की। तो यह आपके पास इक्वेशन आ जाएगी डी स्क्वायर साई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 2me बाय एच कट स्क्वायर इंटू में साई इक्वल टू 0। अब जो ये टर्म है इसको हमने एज्यूम कर लिया कोई कांस्टेंट, जिसको नाम दे दिया हमने के स्क्वायर। तो आपके पास जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, डी स्क्वायर साई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई इक्वल टू 0। अब हमें पता है जो ये इक्वेशन है ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और उसका जर्नल सॉल्यूशन भी हमें पता है। सेकंड ऑर्डर की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसका जर्नल सॉल्यूशन क्या होता है, साई एक्स इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस बी कोस के एक्स, जहाँ पे ए और बी क्या हैं, कांस्टेंट हैं, जिसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं बाउंड्री कंडीशन लगा के। ये आपके पास जर्नल सॉल्यूशन होता है। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं, ये उसका जर्नल सॉल्यूशन है। ये देखो ये हमने के को के स्क्वायर एज्यूम किया था, के स्क्वायर को क्या एज्यूम किया था, 2me बाय एच कट स्क्वायर, ये हमने एज्यूम किया था। यहाँ से हमने के की वैल्यू निकाल ली तो ये हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। अब हम ए और बी की वैल्यू निकालनी है तो हम किसका यूज़ करेंगे, बाउंड्री कंडीशन का। तो देखो बाउंड्री कंडीशन क्या है, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू एल। तो पहले हम x इक्वल टू 0 के लिए x इक्वल टू 0 के लिए हम साई जो हमारा फंक्शन है उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो देखो अगर बाउंड्री कंडीशन है उसके ऊपर क्या पॉसिबिलिटी होगी पार्टिकल को फाइंड करने की, 0 होगी, क्योंकि हमने ये अजम्पशन ली है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है बाउंड्री के ऊपर और जो बाहर है उस बॉक्स से उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, तो वहाँ पे कोई भी पार्टिकल फाइंड नहीं हो सकता बाउंड्री कंडीशन के ऊपर। तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू एल है, तो वहाँ पे जो हमारा फंक्शन है इस फंक्शन को क्या बोलते हैं, पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल या प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल, वो क्या है, 0 है दोनों के ऊपर। इस इक्वेशन को हमने नाम दे दिया इक्वेशन 6। अब क्या है, पुटिंग साई x इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 4 वी गेट। इक्वेशन 4 क्या है, ये है आपके पास इक्वेशन 4। यहाँ पे पुट कर दो x की जगह 0 और जो साई x है उसकी वैल्यू कैलकुलेट की है वो क्या है, 0। तो देखो हमारे पास वैल्यू क्या आती है, यहाँ पे पुट कर दिया हमने साई x की जगह 0 तो ये 0 हो गया। a साइन के x की जगह 0 पुट कर दिया, यहाँ भी 0 पुट कर दिया। यहाँ पे ये पूरा कंप्लीट, यहाँ पे कंप्लीट 0
साइन की अगर मल्टीप्लाई करते हैं 0 से, वो क्या हो गया 0। कोस 0 कितना होता है 1, तो यहाँ पे क्या आ गया b, तो यहाँ से हमारे पास आ गई b की वैल्यू 0। इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन 7th। अब सेकंड बाउंड्री कंडीशन का यूज़ करो, यूजिंग साई x इक्वल टू एल। वो भी क्या आई थी, जो बाउंड्री कंडीशन के ऊपर प्रोबेबिलिटी क्या होती है किसी पार्टिकल की फाइंड करने की, वो 0 होती है। तो l की वैल्यू अगर 0 लेते हैं तब भी 0 होगी। तो जो हमारे पास फोर्थ इक्वेशन है, यानी जनरल सॉल्यूशन जो लिया था, वहाँ पे x की जगह हमने l पुट कर दिया और b की जगह हमने 0 पुट कर दी। तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास साइन l a साइन k l इक्वल टू 0, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 0 है हमारे पास, तो a तो 0 हो नहीं सकता। अगर एम्पलीट्यूड 0 हो गया, इसका मतलब क्या है, जो पार्टिकल है उसका मोमेंटम 0 हो गया। लेकिन जो पार्टिकल है उसके पास, बॉक्स के अंदर जो पार्टिकल, उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है तो उसके पास मोमेंटम ज़रूर होगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि a तो हमारे पास 0 नहीं हो सकता, ज़रूर साइन के l है वो 0 होगा। तो इसको हमने 0 के इक्वल पुट कर दिया। साइन की वैल्यू 0 कब होती है, साइन की वैल्यू 0 के ऊपर होती है, या फिर n पाई के ऊपर होती है। तो यहाँ से हम 0 नहीं लेंगे। अगर हमने 0 ले लिया तो जो कंप्लीट फंक्शन है वो 0 हो गया, फिर वहीं से मोमेंटम भी 0 हो जाएगा। तो 0 हम नहीं लेंगे, तो हम क्या लेंगे n पाई। तो यहाँ से साइन के l इक्वल टू 0 क्या हो गया n पाई। यहाँ से हम k की वैल्यू निकाल लेंगे n पाई बाई l। n की वैल्यू क्या है, डिस्क्रीट है, अलग अलग हैं, 1 2 3 अप टू सो ऑन होगी। तो यहाँ इस इक्वेशन से हमारा जो वेव फंक्शन है वो क्या होगा, फोर्थ इक्वेशन से n के लिए फंक्शन निकाल रहे हैं। तो a साइन, वो जर्नल सॉल्यूशन था, उसमें हमने क्या पुट कर दी, k की वैल्यू पुट कर दी इनटू x, और b हमने कैलकुलेट किया था 0 था, तो वहाँ पे 0 पुट कर दी। ये तो हमारे पास फंक्शन आ गया। हमें निकालनी है एनर्जी लेवल्स और आइगन वैल्यूज़। उन्हीं से तो हमें पता चलेगा कि एनर्जी है वो डिस्क्रीट है भी या नहीं है, या हमारी अजम्पशंस थी। ठीक है, तो देखो के स्क्वेयर हमने एज्यूम किया था। के स्क्वेयर देखो ये रहा, के स्क्वेयर क्या था 2meh कट स्क्वेयर। जब हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई थी सेकंड ऑर्डर की, तो हमने यहाँ से इसको एज्यूम किया था के स्क्वेयर। और एक के की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की थी k इक्वल टू n पाई l। तो इसको हम स्क्वेयर बना लेते हैं, के स्क्वेयर। तो यहाँ पे अगर मैं इसको स्क्वेयर बनाऊंगी तो क्या हो गया n स्क्वेयर पाई स्क्वेयर बाय l स्क्वेयर। अब ये ऊपर के स्क्वेयर है और एक यहाँ पे के स्क्वेयर हो गया, इन दोनों को हम इक्वेट करवा, तो इक्वेट करवाने के बाद क्या करेंगे, हम एनर्जी की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से E की वैल्यू। तो E की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास n स्क्वेयर पाई स्क्वेयर h कट स्क्वेयर 2ml स्क्वेयर। देखो इक्वेट करवाना है इनको। के स्क्वेयर क्या था 2m e बाय एच कट का स्क्वेयर, और के यहाँ से हमने जो स्क्वेयर किया था अभी क्या था n स्क्वेयर पाई स्क्वेयर बाय l स्क्वेयर। यहाँ से आप e की वैल्यू निकाल लो, वो e की वैल्यू ये आएगी। हमें निकालनी है n के लिए, तो यहाँ पे हमने e n के इक्वल रख दिया। हमें पता है h कट की वैल्यू क्या होती है, h अपॉन में 2 पाई स्क्वेयर है, यहाँ पे क्या हो जाएगा h स्क्वेयर बाय 4 पाई स्क्वेयर, और यहाँ पे 2 पहले से है तो वो क्या हो जाएगा 8m, और पाई स्क्वेयर से पाई स्क्वेयर कैंसिल, तो ये आपके पास एनर्जी आ जाएगी। यहाँ से हम ये चीज़ तो क्या है कांस्टेंट है, और यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो एनर्जी है वो n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो यहाँ से ये प्रूफ होता है कि जो हमारी अजम्पशन थी वो बिल्कुल राइट थी, कि जो एनर्जी है वो डिस्क्रीट है या क्वांटाइज्ड है। अब हम इसका एक ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं एनर्जी और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बीच में। तो वो जैसे जैसे हमारे पास n बढ़ेगा वैसे वैसे एनर्जी भी बढ़ेगी। तो इसका ग्राफ देखो, ये है आपके पास E n एनर्जी n पार्टिकल के लिए, और ये है आपके पास n क्वांटम नंबर। जैसे जैसे n बढ़ेगा वैसे वैसे आपके पास एनर्जी इंक्रीज होगी। ये कैसा कर्व आएगा, पैराबोलिक कर्व आएगा। जो इक्वेशन 9 है उसमें देखो हमारे पास a की वैल्यू नहीं है। अब हमें a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो a की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, फंक्शन की नॉर्मलाइज्ड कंडीशन का यूज़ करके हम a की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास नॉर्मलाइज्ड कंडीशन, जो बाउंड्री कंडीशन, इंटीग्रेशन ऑफ बाउंड्री क्या है 0 से l साई n स्टार, स्टार का मतलब क्या है कंजुगेट ऑफ साई n, फिर क्या है साई n dx इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम वैल्यू पुट कर देंगे। देखो साई n की वैल्यू क्या है हमारे पास, जो 9th इक्वेशन थी वही है, साई
एन एक्स इक्वल टू ए साइन एन पाई बाई एल इंटू एक्स, ये इक्वेशन थी। यही साइन एन एक्स है तो इसको हम पुट कर देंगे। तो देखो ये देखो हमने पुट कर दिया, ए स्क्वेयर हो गया, ये हो गया हमारे पास साइन एन पाई एक्स इन बाई एल इंटू साइन एन पाई एल एक्स डी एक्स, ये हो गया हमारे पास साइन स्क्वेयर एन पाई एक्स बाई एल। और साइन स्क्वेयर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कोस 2 थीटा बाय में 2, तो ये 2 यहाँ पे हमारे पास बाहर आ गया, 1 माइनस कोस, ये एंगल है वो डबल हो गया, डी एक्स इक्वल टू 1। तो जो ये कोस की वैल्यू होती है ये हमारे पास 0 हो जाती है यहाँ से। जब हम इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं तो कोस अगर डबल एंगल में हो और लिमिट हमारे पास 0 से एल हो, या मतलब कंप्लीट 0 से एल हो लिमिट, या 0 से ए लिमिट हो, तो वहाँ पे जो वैल्यू होती है ये 0 हो जाती है। तो हमारे पास सिर्फ ये 1 वाली स्टेटमेंट बचेगी। तो इसको अगर हम इंटीग्रेट करवाते हैं तो हमारे पास क्या आता है, इंटीग्रेशन लगाने के बाद अगर इसको हम इक्वेट करवाएंगे, लिमिट लगाएंगे, तो हमारे पास आएगा एल। यहाँ से हम ए की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, वो आएगी √2 बाय एल। इस वैल्यू को हम इक्वेशन 9th में पुट कर देंगे तो हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या आएगा, साइन एन एक्स इक्वल टू √2 बाय एल साइन एन पाई एल एक्स। ये तो आ गया हमारे पास फंक्शन। जो ये डायग्राम बनाया है, ये डायग्राम कैसे बनाया है, देखो इस डायग्राम को बनाने के लिए हमें सबसे पहले नोड्स निकालने हैं, और इस फंक्शन के हमें नोड्स पता होने चाहिए और एंटी नोड्स पता होने चाहिए। देखो नोड्स क्या होते हैं, पहले तो नोड्स देखो, पोजीशन ऑफ नोड्स क्या होती हैं, विद इन द बॉक्स देयर आर सर्टेन पॉइंट, उस बॉक्स के अंदर कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जहाँ पे साइन एन एक्स की वैल्यू है वो 0 होगी। सच पॉइंट्स आर कॉल्ड पोजीशन ऑफ नोड्स। फिर से देखो, विद इन द बॉक्स देयर आर सर्टेन पॉइंट्स एट विच साइन एन एक्स इक्वल टू 0, सच पॉइंट्स आर कॉल्ड पोजीशन ऑफ नोड्स। अभी हमने एक इक्वेशन निकाली थी, साइन एक्स हमारे पास क्या आया था, √2l साइन एन पाई एल इंटू एक्स। अभी हमने जो लास्ट इक्वेशन कैलकुलेट की थी वो ये थी। अब इसको हम इक्वल टू 0 रखते हैं, क्योंकि जो पोजीशन ऑफ नोड्स है वो कब आएंगे, जब फंक्शन है वो 0 होगा। तो इस चीज़ को 0 रखा तो ये होगी हमारे पास इतनी, ये यहाँ तक होगी कि हमने इसको 0 के इक्वल रख दिया। अब यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, जो ये टर्म है ये तो 0 नहीं हो सकती, क्योंकि जो l है वो हमारे पास कभी भी 0 नहीं होगा, ये तो खुद ही एक कांस्टेंट टर्म है, तो ये 0 के इक्वल नहीं होगी। तो 0 के इक्वल कौन होगा, साइन एन पाई एल एक्स है वो 0 के इक्वल होगा। यहाँ से अब साइन की वैल्यू 0 कब होती है, जब ये m पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। m क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे हमने n का यूज़ कर लिया है, तो यहाँ पे हमने अनदर कोई कांस्टेंट लिया है जो चेंज होता रहेगा, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल हो पाई का, तब हमारे पास जो साइन की वैल्यू है वो 0 होती है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, n पाई x बाई एल इक्वल टू m पाई। ठीक है, यहाँ से हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, तो x की वैल्यू क्या आएगी, mln। तो देखो यहाँ से हमने x की वैल्यू कैलकुलेट की है, ये l ऊपर आएगा और n पाई से पाई कैंसिल, तो आपके पास क्या बचेगी, x की वैल्यू ये होगी। अब x की वैल्यू 0 और m की वैल्यू भी चेंज होगी। तो देखो m की वैल्यू डिस्क्रीट है, तो 0 1 2 3 अप टू सोन होगी। अगर हमने x को 0 लिया है और m को भी 0 ले रहे हैं तो हमारे पास 0 आएगी। फिर हमने m को चेंज किया तो क्या वैल्यू आई, l बाई एन, फिर m की वैल्यू रखी तो क्या आई, 2l बाई एन अप टू सो ऑन। यहाँ से देखो मैंने क्या किया है, x इक्वल टू 0 और m की वैल्यू हमने पुट कर दी 0 1 2 3, तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। फिर हमने n इक्वल टू 1 के लिए निकाला, x तो 0 रहेगा, n की वैल्यू पुट कर दी। फिर n 2 के लिए निकाला तो क्या है, x की वैल्यू तो 0 ही रही। फिर किसकी वैल्यू पुट कर दी हमने, n की 2 वैल्यू पुट कर दी, तो l बाई 2
और यहाँ से 2l/2 यानी l। तो ये हमारे पास क्या आ गई, पोजीशन ऑफ नोड्स। एंटी नोड्स क्या होते हैं, विद इन द बॉक्स देयर आर सर्टेन पॉइंट्स एट विच साइन एन x इक्वल टू मैक्सिमम, सच पॉइंट्स आर कॉल्ड एंटी नोड्स। जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी उस पॉइंट को हम बोल लेंगे एंटी नोड्स। फंक्शन क्या है हमारे पास, √2l साइन n π/l x इक्वल टू मैक्सिमम, क्योंकि हमने साइन n x की वैल्यू रख दी मैक्सिमम। साइन n πx/l, ये मैक्सिमम कब होगा, जब साइन हमारे पास ओड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2 होगा, तब हमें वैल्यू है साइन की वो मैक्सिमम होगी। तो हमने एज्यूम कर लिया ओड मल्टीपल π/2। n πx/l किसके इक्वल होगा, 2m+1 π/2। यहाँ से हम x की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, x इक्वल टू 2m+1 nl, ये आपके पास होगी x की वैल्यू। देखो अब हम यहाँ पे x की वैल्यू के अंदर m पुट करेंगे, 0 1 2 3। तो देखो क्या आएगा, 0 पुट किया तो l/2n, फिर क्या आएगी सेकंड वैल्यू, अगर 1 पुट किया तो 3l/2n, फिर 5l/2n। अब हम निकालेंगे जब x इक्वल टू 1 हो तो 1 के लिए एक नोड एंटी नोड आएगा, तो l/2। जब n इक्वल टू 2 होगा तो कितना आएगा, 2 एंटी नोड्स आएंगे, तो पुट करो 4, और यहाँ पे पुट करेंगे तो 3, यहाँ पे 2 पुट किया तो 4। अब n इक्वल टू 3 के लिए 3 वैल्यू आएंगी, तो 3 पुट करो, l/6, 3l/6, और यहाँ पे 5l/6। देखो अब हम इसकी टेबल बना लेते हैं, ताकि हम डायग्राम बनाए तो हम इजीली हमें पता हो कि एंटी नोड कहाँ है और नोड कहाँ पे है। यहाँ पे हम लिखते हैं वैल्यू ऑफ n, फिर यहाँ पे लिखो पोजीशन ऑफ नोड, फिर पोजीशन ऑफ एंटी नोड। जब हमने n की वैल्यू 1 ली तो हमारे पास जो नोड्स है वो क्या क्या आए थे, 0 और l। 0 तो हमें सब में ही लेना है, क्योंकि हमारा जो नोड है वो 0 से ही स्टार्ट होगा। एंटी नोड्स क्या आया था हमारे पास, l/2। n की वैल्यू अगर हमने 2 ली तो हमारे पास क्या आया था, 0, l/2 और l। और एंटी नोड हमारे पास क्या आया था, l/4, 3l/4। जब हमने n की वैल्यू 3 ली तो हमारे पास नोड क्या आ रहा था, 0, l/3 और 2l/3। एंटी नोड हमारे पास क्या आया था, ये l/6, 3l/6 और 5l/6। इसको शो कैसे करेंगे नोड्स और एंटी नोड्स को, तो देखो ये आपके पास एक 1 डायमेंशन बॉक्स हम स्टार्टिंग में एज्यूम करके चल रहे थे, यहाँ पे 0 था और यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू l थी। यहाँ से हमारे पास एनर्जी E1, यहाँ पे हमने एज्यूम कर ली एनर्जी E2 और यहाँ पे एनर्जी है वो E3 है। इसके कोरोस्पोंडिंग n कितना होगा, 1 होगा, और यहाँ पे n इक्वल टू 2 और यहाँ पे n इक्वल टू 3। तो देखो अब हमने नोड्स और एंटी नोड्स निकाले हैं, ये देखो ये निकाले हैं हमने नोड्स। नोड्स का मतलब क्या है, वो वैनिश कहाँ पे हो रहा है, तो जो हम n इक्वल टू 1 है तो वहाँ पे जो हमारा नोड है वो वैनिश कहाँ होगा, 0 और l के बीच में। एंटी नोड का मतलब क्या होता है, वो मैक्सिमम कहाँ होगा, तो l/2 के ऊपर वो मैक्सिमम होगा। तो देखो इसको शो कैसे करेंगे, l/2 आपके पास यहाँ होगा, यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू होगी, और ये आपके पास 0 और ये l, इसके ऊपर हमारे पास वैनिश हो जाएगा ये फंक्शन। तो देखो ये आपके पास यहाँ पे मैक्सिमम, फिर क्या है, डिक्रीज़ हो गया। तो ये आपके पास फंक्शन psi 1 फंक्शन है। ये 0
और ये यहाँ पे L, और यहाँ पे L/2 होगा, और इसका हाफ करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा L/4, और यहाँ पे क्या होगा 3L/4। तो देखो नोड कहाँ कहाँ है, वैनिश कहाँ कहाँ हो रहा है, एक तो L/2 के ऊपर वैनिश होगा और एक L पे ऊपर, और हमारा नोड कहाँ आएगा, यहाँ पे हमारा एंटी नोड आएगा मैक्सिमम, तो यहाँ पे वैनिश होगा इसके ऊपर, फिर यहाँ पे हमारा वैनिश हो जाएगा। ये है E2 के लिए। अब E3 के लिए देखो 0L/3, 2L/3 और L के ऊपर हमारे पास नोड होगा। तो इसको देखो कैसे, L को हमें 6 पार्ट में डिवाइड करना है, क्योंकि हमारे पास 6 वैल्यू हैं, तो ये 0 और ये L, इसको डिवाइड करो, ये हो गया L/6, 2L/6, इसको हम लिख सकते हैं कैंसिल करके L/3, और नेक्स्ट को हम लिख सकते हैं L/2 कैंसिल करके, और फिर नेक्स्ट होगा 2L/3, और नेक्स्ट होगा 5L/6, और यहाँ पे हमारे पास L आ जाएगा। अब देखो नोड कहाँ कहाँ है, 0 के ऊपर और L/3 के ऊपर यहाँ नोड होगा, और यहाँ पे नोड होगा, और L के ऊपर नोड होगा, और बाकी प्लेस पे इसके ऊपर और यहाँ पे एंटी नोड होगा। तो ये देखो ये आपके पास नोड, फिर यहाँ पे नोड, और फिर यहाँ पे L के ऊपर नोड। तो ये है आपके पास जो एनर्जी लेवल्स हैं उनके नोड्स कैसे बनेंगे और उनके एंटी नोड्स कैसे बनेंगे। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक ख़त्म होता है फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी का। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के अंदर आपको क्लासिकल थ्योरी और क्वांटम थ्योरी दोनों ही एक्सप्लेन करनी है, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी एग्जाम में आता है तो।